हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी पेडागोगी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं सीटेट हिंदी पेडागोगी के, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी तैयारी और इम्प्रूव होगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? अब ये भाषा से संबंधित है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, इनसे संबंधित है। प्रथम भाषा क्या होती है? प्रथम भाषा होती है अर्जन, यानी जो पहली भाषा होती है उसे हम अर्जित करते हैं। और दूसरी भाषा जो होती है वह होती है अधिगम। दूसरी भाषा क्या होती है? अधिगम। यानी घर की भाषा का प्रयोग करते हुए दूसरी भाषा सिखाना, यही है द्विभाषिकता। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन सी। इस तरह ध्यान रखिएगा। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, मैंने एक स्लाइड में समझाया है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अर्जन जो है वह पहली भाषा है, अभी मैंने बताया ना, अर्जन पहली भाषा है, यह फर्स्ट भाषा है। और सेकंड अधिगम है। तो अर्जन जो है वह स्वाभाविक है, स्वतंत्र है। अधिगम जो है प्रयासपूर्ण है, ये चेतन में होती है। घर, परिवार, वातावरण, आप कहीं भी अर्जन कर सकते हैं भाषा का। अधिगम जो है वह नियमबद्ध है, तो ये नियमबद्ध है तो कहाँ सीखेंगे? स्कूल में। अर्जन जो है मातृभाषा है, यानी घर की भाषा है। अधिगम जो है यह विद्यालय की भाषा है, जैसे हम विद्यालय में आकर सीखते हैं। अर्जन जो है यह भी प्रशिक्षण युक्त होती है, अधिगम भी प्रशिक्षण युक्त होती है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के यानी बिना किसी के सिखाए हम सीख नहीं सकते हैं। अर्जन जो है वह प्राकृतिक है और अधिगम जो है यह विद्यालय में सीखी जाती है। तो इस तरह दोनों में क्या अंतर है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार क्वेश्चन बनता रहता है क्योंकि भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा की पेडागोगी है तो भाषा से संबंधित है, इसलिए बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया ना इसके बारे में। प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, संकेत भाषा सिखाई जाती है, सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है। सार्वभौमिक व्याकरण घर की भाषा में नहीं सिखाई जाती। संकेत भाषा का यहाँ कोई मतलब नहीं है। प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। अभी मैंने आपको दोनों में अंतर बताया ना, तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? आंसर सी सही है। प्रथम भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और प्रथम भाषा का नाम क्या है? अर्जन, यानी इसे हम अर्जित करते हैं। किस तरह? प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। समग्र भाषा उपागम बच्चे की बताई गई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। समग्र भाषा उपागम बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? समग्र भाषा उपागम का मतलब है जिसमें जिस चीज़ से बच्चा
भाषा सीख सके वह सारे उपागम आ जाएंगे, यानी सारी सामग्री आ जाएगी जिसके द्वारा बच्चे भाषा सीख सकते हैं। समग्र भाषा उपागम में बताई गई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वह कहानी से भी आरंभ कर सकते हैं, कविता से भी आरंभ कर सकते हैं, किसी चित्र के माध्यम से भी आरंभ कर सकते हैं, किसी से भी आरंभ कर सकते हैं। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है, ये सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए तथा सी सही है, बी गलत है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती। ये वाला तो पहले ही गलत। जहाँ पर अध्यापक को सुविधा मिले वह ऑप्शन आप पहले ही गलत काट दीजिएगा। यह बात हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, यही ऑप्शन सही है। अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है, यह भी गलत। मैंने कहा ना अध्यापक के लिए स्वतंत्रता, समझिए वह ऑप्शन गलत। विविधता का कोई मतलब यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने यानी वाचन की यह गतिविधि किस लिए है? मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, निर्देशित मौखिक अभ्यास या सक्रिय श्रवण? क्या कह रहा है क्वेश्चन? पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्रों के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने की यह गतिविधि किस लिए है? यह गतिविधि है मौखिक प्रवाह अभ्यास। इसका ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा। नियंत्रित मौखिक अभ्यास, इसका कोई मतलब नहीं है। निर्देशित मौखिक अभ्यास, इसका कोई मतलब नहीं है। सक्रिय श्रवण, इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ बोलने से संबंधित है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला है यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित है? सापिर वर्फ परिकल्पना, भाषिक संबद्धता, भाषा सामाजिकरण, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन का तो कोई मतलब नहीं है। भाषा सामाजिकरण भी नहीं है, भाषिक संबद्धता भी नहीं है। सापिर वोर्फ परिकल्पना। सापिर वोर्फ एक वैज्ञानिक है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? पशु भावनाएं संप्रेषण कर सकते हैं, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं। पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। पशु और मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर है ऑप्शन सी वाला। पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। मानव तो बहुत सारी चीज़ों के लिए संप्रेषण करता है, लेकिन जो जानवर होते हैं वह अपनी सुरक्षा के लिए ही संप्रेषण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई कुत्ता भौंकता है तो उसकी आवाज़ सुनकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं ना, और उसके पास आ भी जाते हैं। तो किस लिए आते हैं? सुरक्षा के लिए। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला है, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों की मदद करने की ज़रूरत है। वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। बताइए इसका कौन सा सही आंसर है?
शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों की मदद करने की जरूरत है। वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ ये वाली प्रक्रिया शिक्षक को अपनानी चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द कौन से हैं? सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द, विषय वस्तु के शब्द, कठिन शब्द, निष्क्रिय शब्द, इन सब का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर ए सही है। कैसे सही है? देखिए, कक्षा 2 का बालक है तो वह परिचित शब्दों से ही अपनी भाषा पर निपुणता प्राप्त कर पाएगा ना। कैसे? देखिए, जैसे कोई भी वाक्य वह पढ़ रहा है तो होता है, ये हर वाक्य में आएगा, तो इस तरह से उसे समझा रही है शिक्षिका। इस तरह ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल यह होगा, चुका है, जाता है, इस तरह के वाक्य बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं ना, तो इससे समझा रही है। ध्यान रखिएगा, यही है सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द, जिसे साइड वर्ड्स भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिए, एक से अधिक भाषा का ज्ञान भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है। नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। पहले तो बोझ बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि एक से अधिक भाषा संसाधन के रूप में यूज़ की जाती है। नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समानुरूप करता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, यही आंसर सही है। ध्यान रखिएगा, हस्तक्षेप करता है यह भी गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकतानुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह डैश का अभ्यास कर रही है। एक शिक्षिका है जो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने के लिए कह रही है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब समझ के साथ पढ़ने के लिए कह रही है तो विस्तृत गलत हो गया। पहेली का कोई मतलब नहीं है, सहयोगी पठन का कोई मतलब नहीं है। आंसर बी सही है। तो इस तरह आप क्वेश्चन के माध्यम से भी आंसर कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं यह भी सीखिए, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? संरचनात्मक उपागम, स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति या द्विभाषी शिक्षण या पद्धति? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है बी वाला, स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं। शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, शिक्षार्थियों को पाठ्यवस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। इसका कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ने के पूर्व ही कैसे व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या कर सकते हैं? गलत है। शिक्षार्थियों को पाठ्यवस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, यह गलत है। कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, जब आपने पठन किया ही नहीं है तो कैसे कठिन शब्दों और पदों का अर्थ दे पाएंगे? तो इस तरह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। कौन सा चरण होता है? कूकना, बबलाना, समग्र बोधी अवस्था, तार शैली वाक, दो शब्दीय अवस्था। कूकना, बबलाना, दो शब्दीय अवस्था, तार शैली वाक, समग्र बोधी अवस्था। कूकना, समग्र बोधी अवस्था, बबलाना, दो शब्दीय अवस्था, तार शैली वाक। कूकना, बबलाना, समग्र बोधी अवस्था, दो शब्दीय अवस्था या तार शैली वाक। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? बताइए आप लोग।
कूकना तो सभी में है तो ये सब में आएगा। बबलाना, बबलाना सेकंड चरण होता है तो सी वाले में नहीं है, तो समझिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा डी वाला। समग्र बोधि अवस्था का मतलब है एक शब्द, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद दो शब्द बोलेगा, तार शैली वाक्य, फिर उसके बाद वो एक वाक्य बोलने लग जाएगा। इस तरह इसका आंसर डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा सही होगा? डी वाला। ये जो दो शब्दी अवस्था है इसे टेलीग्राफिक वाक्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह दे दिया जाता है तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पर एक शब्द लिखा होता तो आप इजली पहचान जाते, लेकिन समग्र बोधि अवस्था लिख दिया गया है इसलिए कम पहचान में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। समग्र बोधि अवस्था एक शब्द वाली अवस्था, दो शब्दीय अवस्था को बोलते हैं टेलीग्राफिक वाक्य, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सोनिया टीचिंग क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।